भाषा या भावना। मैं जब खंडवा में पदस्थ था तब मुझे जिला चिकित्सालय परिसर में सरकारी आवास आवंटित हुआ था। आवास बहुत बड़ा था जिसमें 10-12 कमरे थे। अंग्रेज़ों के ज़माने का पुराना बंगला था जिसमें आगे और पीछे की तरफ खुली जगह थी। पीछे आंगन था और उसके बाद 4 कमरे बने थे जो उपयोग में नहीं आते थे, सदैव बंद रहते थे। आंगन में बीच में नीम का बड़ा पेड़ था। 3-4 सीढ़ी उतरकर आंगन में जाना पड़ता था। नीम के पेड़ के चारों ओर ओटला बना था। अक्सर हम सुबह की चाय सीढ़ियों पर बैठकर ही पीते थे। सुबह ठंडी ताज़ी हवा भी मिलती थी और भोर में पंछियों की चहचहाहट से मन प्रसन्न हो जाता था। उस नीम के पेड़ पर 10-12 गिलहरियाँ रहती थी। मेरी बेटी नम्रता की उनसे दोस्ती हो गई थी। शुरू में वे पास आने से डरती थी, लेकिन फिर नम्रता की प्लेट से चाय पीने लगी। नम्रता रोज़ उन्हें रोटी के टुकड़े खाने के लिए देती थी। रोज़ सुबह शाम वे सब नम्रता का इंतज़ार करती। जैसे ही वह आंगन में आती, सब गिलहरियाँ पेड़ से उतरकर उसके चारों ओर एकत्रित हो जाती। नम्रता ने उनके नाम भी रख दिए थे और वह उनसे कुछ न कुछ बतियाती रहती। अब उन गिलहरियों को उसकी बोली भाषा क्या समझ में आती होगी, किंतु उन्हें प्रेम की भाषा और उसमें छुपी हुई भावना तो समझ में आती थी। धीरे धीरे हम सभी का उन गिलहरियों से मधुर आत्मीय संबंध स्थापित हो गया था। जब कभी बिल्ली आंगन में आती तो गिलहरियाँ एक दूसरे को सजग और सावधान करने के लिए जिस तरह से आवाज़ करती हुई चिल्लाती, वह उनकी चेतावनी भरी आवाज़ हमारी समझ में भी आसानी से आ जाती थी। जब मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली तो सरकारी आवास छोड़कर अपने निजी मकान में रहने के लिए आना पड़ा। तब तक बच्चे भी पढ़ाई के लिए और नौकरी के सिलसिले में खंडवा छोड़कर जा चुके थे। मेरा दिन भर व्यावसायिक व्यस्तता रहती थी। इतने बड़े मकान में पत्नी अकेली रहती थी। तब हमने अकेलापन दूर करने और मकान की सुरक्षा की दृष्टि से जर्मन शेफर्ड प्रजाति का श्वान पाल लिया। अब पत्नी दिन भर उसकी बाल लीलाओं में व्यस्त रहने लगी। 8-10 महीने में तो वह गबरू जवान हो गया। सुबह आने वाला अखबार वाला और दूध वाला तो उसकी आवाज़ से ही घबराने लगे। शाम को जब मैं अस्पताल से घर आता तो वह सीधा मेरी छाती पर पैर रखकर मुझसे गले मिलने का प्रयास करता। जब तक मैं उसे चूमकर पुचकार कर नहीं समझा देता, तब तक छोड़ता नहीं था। धीरे धीरे वह हमारे घर का प्रमुख सदस्य बन गया। हालांकि नाम तो हमने उसका जॉनी रखा था, किंतु वह मराठी में दिए गए निर्देशों का ही पालन करता। उसे हिंदी या अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। सेकंड का वह प्रत्युत्तर न देता, किंतु हाथ मिलाओ बोलते ही हाथ आगे कर देता। सुबह पैरों को चाट कर जगाता, क्योंकि उसे बाहर निवृत्ति के लिए बाहर जाना होता था। खाने के समय बराबर कटोरे को और हमारी ओर बार बार देखता। कभी रात को मुझे आने में देरी हो जाए तो फाटक पर मेरा इंतज़ार करते बैठा रहता। किसी भाषा का प्रयोग न करते हुए भी इशारों में वह अपनी सभी भावनाएं व्यक्त कर देता था। हमारा एक दोस्त था जो बचपन से ही मूक बधिर था, लेकिन उससे हमारा अच्छा संवाद होता था। बाद में उसने हिंदी में एमए भी किया और महाविद्यालय में प्राध्यापक भी बना। मेरी प्रथम पदस्थापना रायगढ़ जिले के फरसाबहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई थी। जंगली आदिवासी इलाका, वहाँ के आदिवासी सादरी और उरांव भाषा का प्रयोग करते थे। शुरू में तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी उनकी बात समझने में, लेकिन उनकी भावनाओं को मैं शीघ्र ही समझ जाता। अंतिम 4 महीने तो मेरे माता पिता भी मेरे साथ रहे। माँ को तो केवल मराठी समझ में आती थी, वह तो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाती थी। अस्पताल के आसपास सेमल के 3-4 पेड़ थे। उसके फूल दिन भर उड़कर चारों ओर फैलते रहते थे। माँ ने वार्ड बॉय धनीसाय, कोयटाराम, जीवन, महेश उरांव को रोज़ फूल इकट्ठा करने के काम में लगाया और 1 महीने के अंदर 2 नर्म मुलायम तकिए तैयार करवा लिए। भाषा तो दोनों को एक दूसरे की समझ में नहीं आती थी, किंतु भावनाओं के तार तो आपस में अच्छी तरह से जुड़ गए थे।
चेहरे के हाव भाव व हाथों के इशारे से आप किसी से भी संवाद स्थापित कर सकते हैं। आपकी आंखों के भाव ही इतने मुखर होते हैं कि केवल नेत्र संकेत से ही बात की जा सकती है। कथकली, भरतनाट्यम हो या कथक नृत्य, आंखों से ही कलाकार अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं। यूरोप यात्रा पर जब हम गए थे तो वहाँ हमें अंग्रेजी बोलने वाले गिने चुने ही मिले। वहाँ हमें फ्रेंच, स्पेनिश या इटालियन भाषा बोलने वाले लोग ही मिले। फिर भी वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारे एक साथी ने तो हमारे वाहन चालक से इतनी अच्छी मित्रता कर ली कि आखिरी दिन विदाई के समय दोनों गले मिलकर खूब रोए। वाहन चालक को केवल स्पेनिश भाषा ही समझ में आती थी और हमारे साथी को हिंदी या मराठी। तो क्या भावना के आगे भाषा का कोई महत्व नहीं है? क्या भाषा एकदम नगण्य है? क्या भाषा की कोई अहमियत, कोई आवश्यकता नहीं है ना? भाषा का उतना ही महत्व है जितना किसी अलंकार का। अपने भाव भंगिमाओं को जब आप किसी भाषा में व्यक्त करते हैं तो उसमें हीरे मोती जड़ देते हैं। किसी धागे में आप काले मोती पिरो देंगे तो एक माला बन जाएगी, किंतु यदि उसे मंगलसूत्र कहेंगे तो उसका अर्थ व्यापक हो जाएगा। जहाँ भाषा भावाभिव्यक्ति का साधन है, वहीं भावना आत्मानुभूति है। जहाँ भाषा देश को जोड़ती है, वहीं अनेक भाषाएं और उनका दुराग्रह वैमनस्य का कारण भी बन सकता है। भाषा अच्छी या बुरी हो सकती है, किंतु उसमें अनावश्यक अतिक्रमण से उसे भ्रष्ट होने से बचाया जाना चाहिए। भाषा का भ्रंश अंततः सामाजिक मानवीय मूल्यों का भ्रंश है। भाषा को मनुष्य ने परस्पर संवाद और सही संप्रेषण के लिए गढ़ा है। उसका अर्थ सकारात्मक रूप से ग्रहण करना चाहिए और भाषा के अनर्थ या छद्म अर्थ से बचना चाहिए। भाषा का अर्थ तो मुझे उस दिन समझ में आया जब हम सिनेमा हॉल में बैठकर एक चलचित्र का आनंद ले रहे थे। हमारे सामने बैठा एक युगल भी विनोदी संवादों पर दाद दे रहा था और करुण दृश्य पर आहें भर रहा था। चलचित्र का अंत दुखद था, तो वही युगल अंतिम दृश्य के देखने के बाद रोने लगा। मैंने सांत्वना देने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखा तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे आश्चर्य हुआ, दोनों दृष्टिहीन थे। अब चलचित्र तो देखने की वस्तु है, किंतु दोनों दृष्टिहीन भाषा और संवादों से ही भरपूर आनंद ले रहे थे। आप में से अधिकतर लोगों ने कभी सुरेंद्र शर्मा को देखा और सुना होगा। उनका चेहरा हमेशा भावहीन रहता है, किंतु उनकी भाषा लोगों को हंसाने और सोचने पर मजबूर कर देती है। यहाँ भाषा का अलंकारिक रूप भावनाओं का उद्रेक करने में सहायक होता है। सभ्यता का आवरण चढ़ने के साथ साथ भाषा की शुद्धता का आग्रह शनै शनै धूमिल होता जा रहा है। आजकल खिचड़ी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा है। वैसे दूसरी भाषा के शब्दों को शामिल करके भाषा को समृद्ध तो बनाया जा सकता है, उसे अलंकारों गहनों से सजाया तो जा सकता है, किंतु यह भी देखना आवश्यक है कि उससे सौंदर्य में वृद्धि हो रही है या नहीं, कहीं फुहड़ता तो नहीं आ रही। इस संबंध में मेरा एक प्रश्न है। जिस तरह अंग्रेजी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी प्रतिवर्ष दूसरी भाषाओं के शब्द समाहित करती है और उन्हें अधिकृत करती है, वैसा क्या हिंदी में कोई मानक शब्दकोश है जो दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपने में समाहित कर अधिकृत रूप देता है? धन्यवाद।